नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बाजार की शुरुआत एक बार फिर से आज नकारात्मक हुई। बाजार में उतार चढ़ाव रहा और लगा आज फिर बाजार जो है वो एक गोता लगाने के लिए तैयार है, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी आई है, अच्छी रिकवरी आई है। 24,378 का लो लगाने के बाद बाजार में रिकवरी देखने को मिली। उसके बाद से 24,604 का हाई लगा। अभी वहां से थोड़ा नीचे 24,564 का लेवल देखने को मिल रहा है। 93 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मिड कैप स्मॉल कैप में जो रिकवरी आई उसके चलते जो है आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो बुल्स के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। काफ़ी दिनों बाद 1796 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 835 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन समस्या वही है, दुविधा वही है कि आखिर में इस रिकवरी पर भरोसा करें या नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में जब जब ये रिकवरी आई है और लगा है कि बाज़ार यहाँ से चलेगा, लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। और पिछले कुछ दिनों में पोर्टफोलियो की जो हालत हुई है लोगों की, वो जो है लोग काफ़ी अब ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, घबरा रहे हैं और अभी समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। क्या एवरेज करना चाहिए, बाज़ार में निकल जाना चाहिए, इतना लॉस बुक करें तो करें कैसे जब सलाह मिल रही है बुक करने की लॉस। तो इन्हीं तमाम समस्याओं का समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे और इस राहत भरी सांस जो आज देखने को मिल रही है उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको सुलझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंशुल जैन जी, जो कि बहुत पारखी नज़र रखते हैं बाज़ार के ऊपर और लंबे समय पहले इन्होंने कहा था पीएसयू से दूर रहें, लेकिन आज भी पीएसयू पर ही हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा सवाल आपके लिए आए हुए हैं। तो अंशुल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कैसे देखें सर बाज़ार को, कुछ कहने लायक है? क्योंकि अब तो बाज़ार में समझ में नहीं आ रहा है। तो एक गाना था पुराने ज़माने में कि ज़िंदगी कैसी ये पहेली हाय, और वही बाज़ार की स्थिति हो गई है। ये कैसी पहेली है, लोग अब काफ़ी परेशान हैं, भर भर के कमेंट आ रहे हैं। आपकी टिप्पणी बाज़ार पर। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, लास्ट वीक के शो में और मंडे को भी शो में मैंने कहा था कि एक बार स्विंग लो हम रीटेस्ट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि स्विंग हाई फेल हुआ है। तो एग्जैक्टली वही पैन आउट होते हुए दिखा। हमने कल के सेशन में स्विंग लो ना सिर्फ टेस्ट किया बल्कि उसके नीचे आके हम क्लोज भी किए। जी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बेरिशनेस है, लेकिन अभी हम 75 मिनट चार्ट पे इतने एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हैं कि यहाँ से शॉर्ट लेने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। इंट्राडे में हम वीवैप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली हम वीकली वीवैप तक जाते हुए दिखेंगे, जो कि 24,670 पे प्लेस्ड है। तो 24,670 तक हमें अपसाइड लग रही है। सुबह से हम 2 बार बाई कॉल इनिशिएट किए हैं निफ्टी पे, टारगेट अचीव हो गए। थर्ड टाइम वीवैप के आसपास हम वापस से बाई कॉल इनिशिएट करेंगे। वीकली वीवैप हमें लग रहा है कि टेस्ट होते हुए दिखेगा 24,670 के अराउंड जो प्लेस्ड है। तो उसके ऊपर निकलता है तो कुछ और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। फिलहाल के लिए वहीं तक जाता हुआ लग रहा है। फिलहाल के लिए वहीं तक आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी परेशानी जो बने हुए हैं वो है एफआईएस की जो बिकवाली है। वो ये विदेशी जो है बाज़ार को बहुत परेशान कर रहे हैं। जरा नंबर दिखा दीजिए फटाफट, एक टिप्पणी लेते हैं, फिर सवाल जवाब का सिलसिला फटाफट शुरू करते हैं। चलिए, ये सिलसिला देखिए किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है 22 अक्टूबर तक 86,460 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से हुई है। ये पूरे दिन बार दिन जो है आप आंकड़े देखिए, 5,000, 15,000, 10,000, 8,200 7 अक्टूबर को, फिर 5,500 से ज़्यादा, फिर 9 अक्टूबर को 4,500, 10 अक्टूबर को करीब 5,000 करोड़ की बिकवाली, 11 अक्टूबर को करीब 4,200 की बिकवाली, 14 को 3,700, 15 को 1,700, 16 को 3,400, 17 को फिर जो है हम देख रहे हैं कि 7,400, फिर 18 को 5,400, और कल जो है कल भी अच्छी खासी बिकवाली रही है। वो रही है करीब 4,000 करोड़ की बिकवाली। सर, एक महीने के अंदर ऐसा क्या बिगड़ गया बाज़ार के अंदर कि 86,460 करोड़ की बिकवाली? ये तो कहिए कि हमारे घरेलू निवेशकों ने संभाला हुआ है और महज 3,000 करोड़ का अंतर है सर। 83,000 करोड़ रुपए खरीद लिए हैं डीआईज ने, लेकिन इस 3,000 करोड़ ने लोगों के जो है नींद गायब करके रखी हुई है। कैसे देख रहे हैं सर आप ये जो एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई है इसे? देखिए विपुल जी, जब ऑल टाइम हाई बना था तब भी हम कह रहे थे कि एफआईआई एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में है, जो हम ट्रैक करते हैं एफआईआई की इंडेक्स पोजीशन और नेट पोजीशन के बेसिस पे। तो हमको सेलिंग एक्सपेक्टेड थी, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि यहाँ पे आप मिड कैप स्मॉल कैप से एकदम दूर हो जाइए, मार्केट में ठीक ठाक करेक्शन आ सकता है। और जहाँ तक सेलिंग की बात है, आप देखिए 9 बिलियन की 3 बार सेलिंग आई है। एक बार 2008 में आई जब 65% गिरे थे,
दूसरी बार ये कोरोना के टाइम में आई थी, तो हम लगभग 40 या 45% गिरे थे, एग्जैक्टली 40% के आसपास। बट अभी पिछले एक महीने में $9 बिलियन की सेलिंग में हम केवल 7% अपने ऑल टाइम हाई से गिरे हैं, बल्कि 6.97 है। तो 7% पूरा पूरा भी नहीं होता है। तो आप देखिए कि डीआईआई किस हिसाब से और रिटेलर किस हिसाब से मजबूत हो चुके हैं कि एक बार 65% गिरे, एक बार 40% के आसपास गिरे, और तीसरी बार में केवल हम 6.97% गिरे हैं। और एफआईआई का डेटा देखें तो हम नियर अबाउट ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड से हल्का सा दो कदम ऊपर है, दो सीढ़ी और उतर जाएगा एफआईआई तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। लास्ट दो बार जब हम ऐसी जोन में आए हैं तो 21,800 के राउंड से 25,200 का हाई बना था, फिर 1,000 पॉइंट का करेक्शन लेके 23,800 के राउंड लो बना के हमने 26,200 तक की रैली की है। तो यहाँ पे नीचे जाने के लिए बहुत कम जगह बची है। यहाँ से एफआईआई जब ओवरसोल्ड हो जाती है, उस जोन से मैं क्लियर कट ऑल टाइम हाई के लिए प्ले करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जो ये कह सकते हैं कि 80% हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, तो अब वो बस पूंछ रह जाए 2 4 5 सेशन में, तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में आ जाएंगे। और वहां से फिर आपको मिड कैप स्मॉल कैप में जंप करना चाहिए, क्योंकि वहां बड़ी मूव आती हुई दिखेगी 20 30% की। तो ओवरऑल एब्जॉर्ब्ड है सेलिंग। जो आपको याद होगा, ऑल टाइम हाई पे हम बात कर रहे थे कि 1,86,000 करोड़ एफ ये म्यूचुअल फंड्स के पास कैश पड़ा हुआ है, तो उसमें से अभी 83,000 करोड़ ही डिप्लॉय हुआ है। आपने सेलिंग एब्जॉर्ब कर ली है एफआईआई की। अगर यहाँ से डीआईआई अपना 1 लाख करोड़ और डालती है, और साथ में एफआईआई आधा पैसा भी किसी स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में या स्ट्रॉन्ग सेक्टर में डालती है, तो आप मान के चलिए कि हम ऑल टाइम हाई बहुत आराम से टेस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ। नीचे जाने के लिए 200 300 पॉइंट हो सकता है, 24,000 24,100 की जोन में मान के चल रहा हूँ कि एक आध बार टेस्ट होगी, बट वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से हम ऑल टाइम हाई के लिए प्ले करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक। 1 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के बीच में 31 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप साफ हुई। अभी आप नंबर स्क्रीन पर देख रहे थे कि इस तरीके से देखिए 31,50,592 करोड़ की मार्केट कैप जो है वो भारतीय बाजार से साफ हो गई है। तो इसको अंशुल जी कह रहे हैं कि हाथी निकल गया है, हालांकि अभी पूंछ निकलनी बाकी, पर ये हाथी निकल के जा कहाँ रहा है? वो जा रहा है चीन। जरा दिखाइए जरा चीन के जरा बाज़ार की स्थिति जो है, एक महीने के अंदर जो है भारतीय बाज़ार में 5% का नेगेटिव रिटर्न और यहाँ पर 21% का पॉजिटिव रिटर्न। तो ये एफआईज जो है अपने पैसे उठा उठा करके डाल रहे हैं चीन के अंदर। वैल्यूएशन चीन की सस्ती है, 14 के पीई पे चल रहा है, भारतीय बाजार करीब 23 साढ़े 23 के पीई पे हैं। वहाँ पर बहुत सारे पॉलिसीज़ में परिवर्तन करे गए हैं, जो वहाँ पर जिसमें कि हम देखा स्टिमुलस पैकेज है, रेट कट है, ये तमाम चीज़ें हुई हैं, मेजर रिफॉर्म्स लिए गए हैं, और इन तमाम पहलुओं की वजह से जो है वो यहाँ पर ये बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हाथी निकल करके पैसों का जा रहा है चीन के अंदर। चलिए, ये मानना है अंशुल जी का कि अब ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ था काफ़ी हद तक वो बुरा वक्त जा चुका है, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, तो धैर्य बनाने की आवश्यकता है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। काफ़ी लंबा समय हमने मैक्रो और तमाम जो फंडामेंटल परिवर्तन हो रहे हैं इस पर दे दिया। अब जो है राजेश बंसीवाल जी का पहला सवाल लेते हैं, और इनका सवाल है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर। फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, कह रहे हैं नमस्ते अंशुल सर, बिग फैन ऑफ योर सर। तो आपके बड़े प्रशंसक हैं, कोचिन शिपयार्ड में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, क्या अब ले सकते हैं? तो सर पीएसयू पे हर बार आपके लिए बड़ी सवाल रहते हैं, आज भी हैं, और कोचिन पे क्या फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी? काफ़ी तो टूट चुका है सर, अभी क्या और इंतज़ार करना चाहिए, और गिरावट आ सकती है, या आज भी 3.25% तो डाउन हो चुका है? आपकी सलाह क्या रहेगी यहाँ कोचिन शिपयार्ड पे? देखिए, कोचिन शिपयार्ड अभी 53.5% गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से। 1166 का मेरा टारगेट है, जहां पे जाके कुछ बाउंस बैक मिल सकता है। बट ये वो काउंटर नहीं है जो आपको अगले 3 6 महीने या एक साल में कोई रिटर्न जनरेट करके देगा। आप या तो फ्लैट टू नेगेटिव ही रहेंगे, 1400 के आसपास लेते हैं तो भी, और 1166 के आसपास एक बार बाउंस बैक के लिए 8 10% की रैली के लिए ले सकते हैं। बट ये वो काउंटर्स नहीं है जहां पे मैं लॉन्ग प्ले करना पसंद करूंगा। इस गिरावट के बाद जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ बचेगी, जो अल्फा जनरेट करते हुए स्टॉक्स दिखेंगे, उनमें आपको मार्केट जब बाउंस बैक करना स्टार्ट करेगा 20 30% की अपसाइड बहुत आराम से मिलेगी। तो केवल समय दीजिए मार्केट बॉटम होने का, उसके बाद लिस्ट बनेगी कि कहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उन काउंटर्स में ब्रेकआउट प्ले किया जाएगा। ये अगले 3 4 साल उस लिस्ट में शायद ही है कि आए, तो मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। 1166 पहले आता हुआ दिख रहा है, अगर नहीं होल्ड होता है तो फिर और डीपर करेक्शन इसमें हो सकता है समवेयर अराउंड 908 रुपए का। तो अभी भी मेरे लिए कोई इनमें बाइंग नहीं है। बाइंग की सलाह नहीं है कोचिन शिपयार्ड के अंदर राजेश जी, यहाँ पर से दूरी बना करके चलिए।
मोहम्मद नज़ीर अली जी का भी सवाल है और नज़ीर अली साहब का भी डिफेंस पर ही सवाल है। BEL के लोग लेकर के 287 पे लेकर के परेशान हैं। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, अभी क्या करना चाहिए प्लीज़ बताइए सर। तो BEL पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है, 270 के आसपास अभी चल रहा है। और क्या सलाह रहेगी सर, ये भी अपने 52 वीक हाई से ठीक ठाक करेक्शन यहाँ पर आ चुका है, 340 से 270 आ चुका है। क्या करना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए इनको? 270 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद से ज़्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन आपकी सलाह क्या रहेगी क्योंकि इनकी खरीद 287 की है। देखिए, BEL में 2 बार स्विंग लो बना है 270 रुपए का। एक बार 19 सितंबर के आसपास, एक बार 7 अक्टूबर के आसपास, तीसरी बार उसको टेस्ट करने जा रहे हैं। तो जनरली थर्ड टाइम हम किसी दीवार को हिट करते हैं तो वो टूट जाती है। तो इस बार 270 टूटता हुआ दिख रहा है। नीचे में 229 रुपए के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं, तो एकदम इमीडिएट एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर होल्ड कर रहे हैं तो 269 का क्लोजिंग बेसिस का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए। 269 के नीचे क्लोज होते ही से 229 रुपए के दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक है सर। अब चूंकि आपने BEL पे बात कर ली और एक और डिफेंस शेयर पे बात कर ली, तो अगर साथ ही साथ अगर आप HL और BDL पर भी थोड़ी सी राय दे दें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक डिफेंस के शेयरों पे बातचीत हो जाएगी। और दूसरा एक मझगांव डॉक पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है, जो शेयर को लेकर के इनकी कल बोर्ड बैठक भी थी। आपकी टिप्पणी क्या होगी मझगांव डॉक, HL और BDL पर लेकर के? देखिए, HL में 27% करेक्शन था, ऑल टाइम हाई से 13% की रैली लिया है, वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है। जो लास्ट वीक भी हम बात कर रहे थे कि पुल बैक खत्म होते से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो नीचे में 3660 रुपए आते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। जितनी जल्दी बेच लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि 3660 रुपए भी प्रोटेक्ट करे। ओवरऑल ये स्टॉक पहले 3418 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो HL क्लियर कट एग्जिट की सलाह है। वहीं BDL में देखें तो यहाँ भी पुल बैक का लो ऑलमोस्ट टूट गया है। 42% करेक्ट करने के बाद 7-8% की पुल बैक थी, उसका लो टूट रहा है। तो इसमें भी डाउन साइड 771 रुपए तक आती हुई दिख रही है, निकल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। आखिरी बचा मैस्टॉक, यहाँ पे भी इस पे हमने लास्ट वीक बात की थी कि पुल बैक खत्म होगा 48-4850 की रेंज में। डॉट 4850 का हाई बना है। अब इत्तेफाक है कि एकदम डॉट वही हाई बन गया है, बट वहां से रिजेक्शन लेके कल के सिंगल सेशन में 10% टूटा है और आज इनसाइड बार है। प्रोबेबली अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते तक हम 3487 का लेवल दिखा देंगे। और 3487 के नीचे जैसे हम सस्टेन करेंगे, 3487 से एक बाउंस बैक आ सकता है। बट जब नेक्स्ट टाइम में वो तोड़ेगा तो 2393 ये टारगेट आता हुआ दिख रहा है। तो इससे भी एग्जिट की सलाह है। इसलिए एग्ज़िट की सलाह है, तो हर जगह से एग्ज़िट 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 की ही सलाह निकल करके आ रही है। और इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं, वो हैं NS गायकवाड़ साहब और कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ मनी 9 एंड बिग फैन ऑफ अंशुल सर, सो प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। बिल्कुल आपका सवाल ले लिया गया है। कह रहे हैं कि एज़ पर हिज रिकमेंडेशन आई परचेज्ड IOC 100 शेयर एट 168। तो 168 के भाव पर 100 शेयर इन्होंने आपकी सलाह पर लिए हुए हैं IOC के, और ये कह रहे हैं कि मैं और ज़्यादा ऐड करना चाह रहा हूँ, क्या मुझे और ऐड करने चाहिए? IOC 168 पे लिए हैं, 153 का भाव, 15 रुपये पर शेयर का नुकसान, 1.25% के आसपास की गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। और जिस तरह की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में देखने को मिल रही है, कच्चे तेल में काफ़ी उतार चढ़ाव है, हाल फिलहाल में करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन OMCs में दबाव देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों के अंदर। क्या करना चाहिए सर IOC पे? देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो IOC आपको बहुत डीप डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। जैसे क्रूड में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, IOC पहले 183 और उसके बाद 225 रुपए आते हुए दिखेगा। ट्रेडर है तो अवॉइड कीजिए, इन्वेस्टर है तो बहुत बेहतरीन रेट है आपके लिए माल एक्यूमुलेट करने का। मैं 163 162 के नीचे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अगर मिल गया है तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट है, सेल लगी हुई है, फटाफट माल भर लीजिए। नेक्स्ट रैली में 183 225 रुपए आते हुए दिख रहा है, बट इसमें लगेगा आपको 225 रुपए आने में 12-13 महीने का समय लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ लीजिएगा, इन्वेस्टर हैं तो। निवेशक हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, सस्ते में मिल रहा है IOC और यहाँ पर खरीदारी की सलाह है, लेकिन 1-1.25 साल के नज़रिए के साथ आपको ये पैसे लगाने होंगे, ये सलाह अंशुल जी की आ रही है। चलिए 6-7-8 काउंटर पे बात करने के बाद पहली बाय कॉल यहाँ पर निकल कर आई है, लेकिन वो निवेशकों के लिए है। चलिए अगले दर्शक जरा हम बातचीत कर लेते हैं। सत्यम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यम शर्मा जी। सत्यम जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।
कैसे हैं सत्यम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। हम रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ सर मैं। चलिए सर, आपसे बिल्कुल बहुत अच्छी जगह से आप बोल रहे हैं। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह के बाज़ार में भी आप बहुत जी आप प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही प्रसन्न बना रहिए। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? मेरा वही प्राइज इंडस्ट्री पे क्वेश्चन था सर। ये मैंने 750 पे बाय किया हुआ है और आज गिरा है थोड़ा सा, 2-3 दिन से गिरा हुआ है और शुगर सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर है। तो क्या करना चाहिए सर? ये मतलब 4-5 महीने में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है या नहीं, होता कुछ जानना था। आपका नज़रिया 4-5 महीने का है ना? जी जी जी। ठीक ठीक। और शुगर सेक्टर पर थोड़ा प्रेशर नहीं है सर, पूरा प्रेशर जो है वो पूरी तरीके से पूरे बाज़ार पर है। शुगर सेक्टर बाज़ार का ही हिस्सा है, तो यहाँ जी 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 अभी हालांकि बहुत सारी खबरें रही हैं शुगर सेक्टर को लेकर के पॉजिटिव पिछले कुछ दिनों के अंदर, और उसका असर देखने को मिला था तमाम चीनी शेयरों के अंदर। लेकिन हाँ, पिछले जो है कुछ दिनों में दबाव रहा है। पिछले 5 दिन में 8-9% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। सर 4-5 महीने 6 महीने का नज़रिया है, 750 के आसपास ले रखे हैं, 738 का भाव है। क्या सलाह रहेगी आपकी 4-5 महीने के लिहाज से प्राज इंडस्ट्रीज़ पर? देखिए, प्राइज इंडस्ट्री में कंप्लीटली अगर आप देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रहा है। इसमें मोमेंटम काफी हाई है। मार्केट की प्रेशर की वजह से ये साइडवेज चला गया है। रेंज बनी हुई है 719 रुपए नीचे में और 820 रुपए ऊपर में, 100 रुपए की रेंज है। 719 के आसपास फ्रेश बाइंग की जा सकती है। ऊपर में जैसे ही 820 रुपए का लेवल निकलेगा, 1100 रुपए तक के टारगेट आपको आराम से मिलेंगे। 800 से 30% जोड़ लीजिए, 240 रुपए होता है, तो 1040 का रेट आता है, बट उसको थोड़ा एक्सीड कर लेगा तो 1100 रुपए तक मिल सकता है 820 के ऊपर। फिलहाल काउंटर को होल्ड करके चलना चाहिए। थोड़े से एग्रेसिव प्लेयर हैं तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जाने जगह कम बची है इंडेक्स पे, ऊपर जाने बहुत ज्यादा जगह है। तो शायद आपको पूरे रेंज के बॉटम तक ना मिले। थोड़ा सा यहाँ लीजिए, थोड़ा सा रेंज के बॉटम 720 के आसपास ले लीजिए और आराम से होल्ड कीजिए। 820 निकलते से 1040 आएगा। ठीक सर, तो ये राय प्रजाज इंडस्ट्रीज़ पर निकल करके आती हुई। इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि फटाफट जो है संभव हो तो इसके लिंक को कॉपी करके अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने दोस्तों को भेजिए, अपने ऑफिस के कलीग्स को भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुंच जो है वो हो सके। और आप लोग जितनी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं उससे बड़ी ऊर्जा जो है वो हम लोगों को मिलती है। तो जल्द फटाफट जो है ये काम आप लोग निपटाइए, तब तक हम आप लोगों के प्रश्नों को निपटाते हैं। अंकित वर्मा जी से का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर को प्रणाम। आपको प्रणाम अंकित जी। कह रहे हैं थोड़ी कृपा हमारी पर भी कर दीजिए, और शारदा एनर्जी पर प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें, ये बताइए। भाव किस भाव पर लिया है सर, ये तो आपने बताया नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। शारदा एनर्जी में हम मान रहे हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है ये हमें पता नहीं, लेकिन अभी 466 467 के आसपास चल रहा है सर। यहाँ पर भी पिछले 5 दिन में थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो देखने को मिला है। पिछले 6 महीनों में शेयर ने काफ़ी शानदार मूव दिखाया है, डबल हो गया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी शारदा एनर्जी पर? देखिए, शारदा एनर्जी में फिलहाल के लिए एक बार आप होल्ड कर सकते हैं, बट अगर होल्ड कर रहे हैं तो फिर एक स्टॉप लॉस लगाइए। एक काम कीजिए, आप 50% प्रॉफिट बुक कीजिए शारदा एनर्जी में, क्योंकि टॉपिंग आउट पैटर्न लग रहा है और ये 3 दिन का करेक्शन थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डेंट डाल रहा है। 50% प्रॉफिट बुक कीजिए। 50% पे आप 426 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 426 रुपए अगर टूटता है तो फिर आपको स्टॉक से कंप्लीटली एग्जिट कर लेना चाहिए प्रॉफिट बुक करके। फिलहाल के लिए 50% बुक कीजिए, 50% होल्ड कीजिए विद दी मेंशन्ड स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है। 50% मुनाफा बुक करने की ही सलाह यहाँ पर आपके लिए हो रही है, और बाकी जो स्टॉप लॉस आपको दिया गया है उसके लिए आपको जो है जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं वो आप फॉलो कीजिए। ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। पावर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। अजय चौहान जी रतन इंडिया पावर की बात कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। लेकिन पावर के साथ साथ बाकी जो पावर कंपनियां हैं उस पर भी आपका थोड़ा सा रुझान हम चाहेंगे, ताकि अब इस पर भी हम थोड़ी चर्चा पूरी कंप्लीट कर लें। आज 4% टूटा हुआ है, 14 रुपये के आसपास आ चुका है। ये शेयर भी आंख बंद करके भाग रहा था बुरी तरीके से, अब थोड़ी सी इसकी रफ्तार थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है। क्या सलाह रहेगी रतन इंडिया पावर के ऊपर? काफ़ी सवाल आते थे इस पर, काफ़ी लोग जो है इसमें पोजीशन लोगों ने बनाई हुई थी।
पावर के नाम पर सब चल रहे थे, यहाँ पर अब करेक्शन आने शुरू हुए हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए 12 रुपए 20 पैसे तक नीचे आते हुए दिख रहा है, तो एक बार एग्जिट कर लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि ऐसे समय में ऐसे काउंटर्स बड़ी तेजी से टूटते हैं, सपोर्ट होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो एक बार एग्जिट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। शायद शायद लोअर सर्किट है तो शायद शायद लोअर सर्किट है तो निकलना भी मुश्किल होगा, बट 12 रुपए 20 पैसे आते हुए दिख रहा है, तो एग्जिट की सलाह रहेगी। जैसे ही आपको कोई भी बाउंस बैक मिलता है एक बार एग्जिट कर सकते हैं। बाकी पावर काउंटर्स में अगर देखें तो एनटीपीसी में भी ब्रेकआउट फेल हुआ है। लॉन्ग लिक्विडेशन का जो पहला लेवल था 410, आज उसी को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर होल्ड हो जाता है 410 तो हल्का सा बाउंस आ सकता है, बट मोस्ट लाइकली उसके नीचे ही क्लोज होगा। 388 रुपए आते हुए दिख रहा है। इसके बाद आता है टाटा पावर। यहाँ पे थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, लेकिन जो स्टॉप लॉस था हमारा उसके नीचे आगे क्लोज किया है काउंटर कल के सेशन में 440। तो इसमें भी अभी फिलहाल वीकनेस दिख रही है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है 440 के नीचे। जब कल क्लोज हुआ था तो हमने अपने क्लाइंट्स को एग्जिट की सलाह दी है। अब नेक्स्ट रैली में अगर ये 460 के ऊपर क्लोज होता है तो हम दोबारा बाय इनिशिएट करेंगे। तब तक हम स्टॉक को अवॉइड की लिस्ट में डालेंगे। अलर्ट लगा हुआ है 460, उसके ऊपर निकलते से वापस से फ्रेश बाय इनिशिएट करेंगे, क्योंकि मोमेंटम उसी के ऊपर बनना स्टार्ट होगा। ठीक, इस बीच पंकज जी का जरा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। पंकज जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर अभी हम पटना बिहार से बोल रहे हैं सर। ओहो, पटना से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बिहार की राजधानी से आप बात कर रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल वारी रिन्यूएबल्स पे है सर। मेरा बाइंग 1850 से है। 6 महीना का नजरिया है सर, 20 शेयर है हमारे पास। अच्छा, अब 1850 पे लिए ना आपने? हाँ सर, 1850 का बाइंग और है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 6 महीना तक सर। 6 महीना तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी नुकसान हो रहा है ठीक ठाक, और 300 रुपया पर शेयर का आपको नुकसान हो रहा है। तो यानी कि आपको जो है करीब करीब 6,000 रुपये का नुकसान वारी रिन्यूएबल पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1582 पे ट्रेड कर रहा है, और इस समय वारी एनर्जीज़ का आईपीओ भी इस समय खुला हुआ, आज आखिरी दिन है, उस पर भी आज हम बातचीत करेंगे बहुत डिटेल के अंदर। वहाँ क्या आईपीओ है, सेगमेंट में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, तो बने रहिएगा हम लोगों के साथ। सर 1583 पे चल रहा है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, और इनको 300 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। 5 दिन में 10 साढ़े 10% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। एक महीने में 16-17% टूट चुका है। बहुत तेज़ी से ऊपर गया था, लेकिन अब उतनी तेज़ी से नीचे आने के बाद अब पिछले कुछ दिनों से एक दायरे में है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? अब क्या करें वारी के अंदर, क्या अभी इनको बने रहना चाहिए? देखिए स्टॉक रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर में 1700 रुपए तक आ सकता है, तो 1700 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, क्योंकि इसमें भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। उसके बाद से उतना नहीं टूटा है स्टॉक जितना टूट सकता था। तो नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग में शायद लंबे से टूटेगा स्टॉक, समवेयर अराउंड 1030 के आसपास तक। तो आपको एक बार एग्जिट का मौका मिलेगा 1700 रुपए पे, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। और रैलीज पे एग्जिट करना क्यों जरूरी है, इसके लिए एकदम लाइव एग्जांपल आपको देखना हो तो थर्सडे का पीएनसी इंफ्रा देख लीजिए और फ्राइडे का मैच स्टॉक देख लीजिए। आपको क्लियर हो जाएगा कि रैलीज पे क्यों माल बेचना बहुत जरूरी है। बात सही कह रहे हैं, और काफ़ी शानदार रैली के बाद जो है पिटाई हुई थी। और इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं, और हम लोग बात कर रहे थे पावर सेक्टर के बारे में, और उसमें मधुसूदन जी का प्रश्न आ गया है सुजलॉन के ऊपर। 77 पे लिए हुए हैं इन्होंने सुजलॉन के शेयर, 400 शेयर इनके पास हैं 77 के भाव पर। 86 का लेवल दिखाने के बाद अब ये शेयर जो है एक बार ऐसा लगा कि 75 के आसपास टिकेगा, लेकिन जैसा आपने कहा था वापस जो है वो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, 68 के आसपास आ गया है। क्या यहाँ से रिकवरी आएगी सर 68 के आसपास से, या अभी आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा समय लगेगा? क्या सलाह रहेगी सुजलॉन पे? देखिए सुजलॉन में 72 का लेवल होल्ड नहीं हुआ। 72 के नीचे हमने 65.6 एक्सपेक्ट किया था, जहां पे 66.1 का लो बना है, और इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये लोएस्ट रिस्क एंट्री है, हालांकि ये बहुत एग्रेसिव एंट्री है, सेफ एंट्री नहीं है। तो यहाँ से आप एक बार लॉन्ग ले सकते हैं। 65 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 5% की आपकी रिस्क आएगी। अगर ये दाव सही बैठा तो पहले आपको 84 रुपए मिलेगा, जो आपके लिए 20% की अपसाइड होगा, और उसके बाद 109 रुपए मिलेगा, जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। पूरी फॉल में रिलेटिव स्ट्रेंथ शो किया है, काउंटर अल्फा जनरेट किया है,
इसलिए मैं एक बार एग्रेसिव एंट्री की सलाह दे रहा हूँ, बट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस आप किसी की भी बात सुन रहे हो, 65 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज करता है तो फिर इसमें 49 रुपीज तक की डाउनसाइड आएगी। तो अगर 65 पे स्टॉप लॉस काट सकते हैं तो ही इस काउंटर को लीजिए, वरना अवॉइड कर दीजिए। चलिए, तो अगर 65 पे अपना अपना अपनी जो पोजीशन है उससे आप निकल सकते हैं तो ही आप इसमें जो है पोजीशन बनाइएगा, वरना जो है मत बनाइए। जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो यहाँ पर जो है पैसे लगा सकते हैं। पहला टारगेट 84 का निकल करके आता हुआ। लेकिन बात पावर की हो रही थी, और पावर पे सर ज़रा दो शेयरों पे आपकी राय अभी और जाननी बाकी रह गई है। एक तो इरिडा जो कि अब 200 के भी नीचे फिसल गया है, बहुत सवाल हैं, लोगों की बहुत पोजीशन फंसी हुई है यहाँ पर। और दूसरा एनएचपीसी, जिस पर कि आपने जो लेवल बताए थे अब उन्हीं तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या जो है अभी और गिरावट और दर्द बाकी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं निकले हैं, क्योंकि जिस तरीके से सवाल हमारे पास आ रहे हैं। अब नहीं एग्जिट किया तो क्या करें, और क्या इन लेवल्स के आसपास कहीं पर नई खरीदारी की कोई जगह है या नहीं है? तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इरडा आपको आज बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, लेके एक्यूमुलेट करके बैठिए। बहुत जल्दी में ये स्टॉक 240 245 रुपए निकाल लेगा, और इसके जो मोमेंटम लेवल्स हैं प्रिसाइसली 240 रुपए है। 240 निकलने के बाद स्टॉक में बेहतरीन मोमेंटम बनेगा। 1 से 1.5 साल में उनको स्टॉक 400 रुपए प्लस जाता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हम ये 223 रुपए से सजेस्ट करते आ रहे हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए। बॉटम कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है स्टॉक की। सेक्टर वापस फ्लेवर में आएगा, जैसे ही आएगा 240 निकलने के बाद ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आना चाहिए। फिलहाल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है, लेके बैठिए। दूसरा, एनएचपीसी में हमारा जो पहला टारगेट था 76 का, आज उसको टेस्ट करके रिवर्सल बना रहा है। तो एक बार कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 आज 7वां डाउन डे था, तो पुल बैक आ रहा है। ये पुल बैक समवेयर अराउंड 84 तक आ सकता है। उसके बाद जब ये 76 तोड़ेगा तो 65 रुपीज तक नीचे आएगा। तो इसमें भी रैलीज मिलती हैं तो एग्जिट करना चाहिए, नए लो बनते हुए दिखेंगे। समवेयर अराउंड 65 रुपीज आता हुआ हमें दिख रहा है। चलिए, तो ये दोनों पे शेयर पे जो है राय निकल करके आ गई है। एनएचपीसी हो, इरिडा हो, सुजलॉन हो, इन पर हमने बातचीत कर ली। राहुल जैन जी ने तो पूरा पोर्टफोलियो भेज दिया। करें 24 शेयर हैं, इन 24 पे तो बात नहीं हो पाएगी सर, लेकिन हाँ कुछ एक शेयरों पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने गेल पर सवाल पूछा है, तो आपका गेल पर हम बातचीत कर लेते हैं। टाटा पावर पे आपकी बात हो ही गई है, आईओसी पे बात हो ही गई है। सर, गेल पे फंडामेंटली बहुत लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन क्या ये जो बाज़ार के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसमें क्या ख़रीदारी की कोई गुंजाइश है? और बहुत लोगों की पोजीशन इस बार जो बनी हुई है उन लोगों को क्या सलाह रहेगी? क्या अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए? 213 के आसपास, आज ½ % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ते में, पिछले 5 दिन में 6-7% करेक्ट हुआ है ये भी शेयर। देखिए, गेल में अगर आप देखेंगे तो 25 जून के बाद से ये चौथी बार है जब ये 208.55 का अपना लो डिफेंड कर रहा है, और ऊपर में हाई भी बार बार फेल कर देता है। टू बी प्रिसाइज, अब हाई में इतना क्लियर रेंज नहीं है जितना लो में है, बट समवेयर अराउंड 240 246 जाके ऊपर में भी पीक आउट हो जाता है। और वीकली चार्ट पे अगर देखें तो अप कैंडल्स में वॉल्यूम हाई है, लो कैंडल मतलब जो कैंडल ऊपर जाती है बुलिश कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है, बेरिश कैंडल में वॉल्यूम कम है। तो ये दिखाता है कि स्टॉक एक्यूमुलेशन फेज में है। मोस्ट लाइकली अगले बुल रन में ये स्टॉक 246 का अपना हाई जो है उसको ना सिर्फ टेस्ट करेगा, बल्कि क्रॉस करते हुए 290 295 जा सकता है। तो अगेन ट्रेडर्स के लिए भी एक बाई कॉल हो सकती है। 220 से लेके 224 का टारगेट रहेगा। इन्वेस्टर्स के लिए 246 और 290 के अराउंड के टारगेट रहेंगे। चलिए, तो ये टारगेट जो है वो गेल पर निकल करके आते हुए, इस बीच मयंक गहलोत जी ने मनी9 को 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं, मेरे प्यारे अंशुल जी और विपुल जी, आपको राम राम। राम राम आपको भी सर। कह रहे हैं, मुझे कोई ऐसा शेयर बताइए जो 10 से 20% जा सकता है दिसंबर तक। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। स्टॉप लॉस तो बता दिया जाएगा सर, लेकिन 1-2 महीने का ही नज़रिया आपका है इस मामले में। अंशुल जी से ही पूछते हैं कि क्या अभी ऐसी पोजीशन लेनी चाहिए? 10 लाख रुपए आपके पास दिसंबर तक के लिए हैं, और किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए रखे हों तो शेयर बाज़ार में मत लगाइए, एक्स्ट्रा हो तभी कुछ पैसे लगाइए। अंशुल जी, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? हालांकि बहुत सारे शेयरों पे आपने आज बताया है कि यहाँ पर किस स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन इनका नज़रिया दिसंबर तक ही है, या इनको चुन चुन के लिए वेट करना चाहिए?
नहीं, एक स्टॉक मैं इनको बता देता हूँ। एक स्टॉक है जो अभी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है पिछले 3 दिन से। हमको लग रहा है कि इस स्टॉक में अगले 3-4 महीने में अच्छी तेजी डेवलप हो सकती है। एचडीएफसी बैंक, इसको लेके आप चलिए। बहुत समय से नहीं चला है स्टॉक, 65 हफ्ते हो गए हैं पूरा कप हैंडल बनाते हुए, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो एक वर्टिकल मूव आती हुई दिख रही है। अब पूरे 10% मिलेंगे नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन 7 से 8% की रैली आपको बाई दिसंबर एंड आराम से मिल सकती है एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक आपको लेके चलना चाहिए। क्वालिटी बहुत अच्छी है स्टॉक की, फंडामेंटल में कोई डाउट नहीं है। और ऐसे मार्केट में आपको मिड कैप स्मॉल कैप अवॉइड करना चाहिए। तो बेटर है थोड़ा सा कैपिटल प्रोटेक्शन और छोटी अप्रिसिएशन के लिए प्ले कीजिए। लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक आपका कैंडिडेट होना चाहिए। चलिए, तो ये राय यहाँ पर आपके लिए निकल करके आ रही है। एचडीएफसी बैंक को लेकर के आप 10% के आसपास, 7%, 8% के आसपास का एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। खान साहब, शानू खान जी ने हमको 40 रुपये भेजे हैं और ओएनजीसी पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं सर। इनके पास 307 रुपये की खरीद है ओएनजीसी की, 100 शेयर हैं। कह रहे हैं कि अंशुल जी की राय चाहिए। तो ओएनजीसी एक और ऐसा शेयर जो कि जो है इस बात से प्रभावित होता है कच्चे तेल की कीमतें कैसे जा रही हैं, और कच्चे तेल की कीमतें अगर नीचे जाएंगी तो ओएनजीसी को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। 272 के आसपास चल रहा है सर। क्या सजेशन रहेगा आपका ओएनजीसी को लेकर के? 307 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, तो अभी नुकसान हो रहा है इनको करीब करीब 35 रुपये पर शेयर का। देखिए, ओएनजीसी में फिलहाल के लिए मेजर सपोर्ट्स के आसपास है। एक पुल बैक मिल सकता है 288 तक, वहां पे एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इन दी एंड 260 और उसके नीचे लेवल्स टेस्ट कर सकता है। इस समय आपको ऑयल, ये प्रोड्यूसिंग की जगह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसिंग वालों को क्रूड के नीचे जाने से नुकसान होगा, ऑयल मार्केटिंग वालों को फायदा होगा। तो आप उस तरफ अपना कैपिटल शिफ्ट कीजिए, वहां बड़ा पैसा बनता हुआ दिखेगा। ठीक सर। एक हमारे दर्शक अब प्रश्न पूछ रहे हैं अदानी पावर को लेकर के, और इनका जो प्रश्न है, मानस जी का प्रश्न है। अदानी पावर के इन्होंने 670 के भाव पर शेयर ले रखे हैं। कह रहे हैं हालांकि लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा 5 साल का, लेकिन क्या इस पर एवरेज करना चाहिए? 670 पे इनके पास तो पहले से हैं, 586 का भाव आ चुका है। तो इनके भाव से अगर हम देखें तो ठीक ठाक जो है वो करेक्शन आ चुका है। इसलिए ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी अदानी पावर में कोई एवरेजिंग की सलाह रहेगी या फिर नहीं रहेगी? 5 साल का नज़रिया है सर, 1 महीने में 13% करेक्ट हुआ है शेयर। देखिए विपुल जी, आपको याद होगा अदानी पावर में कंटिन्यूसली कहते आ रहा हूँ कि एक बार के लिए 586 रुपए जो स्विंग हाई ब्रेकआउट बना था वीकली चार्ट पे, उसको टेस्ट करने आएगा। एग्जैक्टली वहीं आके खड़ा है। बार बार मना कर रहे थे कि फिलहाल बाई मत कीजिए, या तो 740 निकलने दीजिए या 586 के आसपास बाई कीजिएगा। एग्जैक्टली वहीं आके काउंटर खड़ा हुआ है। यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिल सकता है 640 तक, और उसके बाद एक्सटेंशन में अगर 680 निकलता है तो इस स्टॉक में बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा 900 और 1200 रुपए के लिए। तो आइडियल रेट है, अगर आपका लंबा नजरिया है तो बिल्कुल ये रेट में बाई करके छोड़ दीजिए। जैसे ही स्टॉक 680 700 का रेट निकालेगा, सीधे सीधे 900 का एक रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि पहले टारगेट अचीव कर चुका है 900 का, तो 900 रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट टारगेट 1200 रुपए निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। बिल्कुल सर, एवरेजिंग कर सकते हैं। आपके लिए हरी झंडी यहाँ पर आ गई है। तो अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो, और जो लोग भी फ्रेश एंट्री भी लेना चाह रहे हैं, तो उनको जो टारगेट बताए गए हैं, जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं, उन लेवल्स का खास तौर से आप लोग ध्यान रखते हुए यहाँ पर फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। इस बीच वेदांता पर सवाल किया है वश्वर पार्था जी की तरफ से। कह रहे हैं मेरे पास वेदांता के 1010 शेयर हैं 445 के भाव पर, और कह रहे हैं होल्ड करें या फिर सेल कर दें, टारगेट यहाँ पर क्या हो सकता है और मुझे कब तक होल्ड करना मेरे लिए सही रहेगा? तो पार्था जी के लिए क्या सलाह रहेगी सर आपकी? मेटल को लेकर के बड़ा दर्द देखने को मिला। जब चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट हुई तो लगा कि भारतीय मेटल कंपनियां की थोड़ी सी चमक बढ़ेगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। आज बड़ी दिनों बाद जो है थोड़ी सी रिकवरी है। आपकी टिप्पणी क्या होगी वेदांता पर? देखिए, पूरे मार्केट करेक्शन में वेदांता ने अपना ब्रेकआउट लेवल बहुत आराम से प्रोटेक्ट किया है 468 469 का, और पूरे मेटल पैक में अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो अगली रैली में टॉप लीडर मेटल फॉलोड बाय बैंक रहेंगे। तो आपका मैक्सिमम जो कैपिटल एलोकेशन होना चाहिए मेटल काउंटर्स में होना चाहिए, और हमने भी अपने क्लाइंट्स को मेटल काउंटर्स रिकमेंड किए हुए हैं। तो वेदांता अगर नहीं है तो यहाँ पे बाई कर लीजिए, अगर है तो आराम से होल्ड कीजिए। अगली जो रैली डेवलप होगी उसमें ये स्टॉक बहुत आराम से 600 सवा 600 रुपए की लेवल दिखा देगा। तो फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहिए। जिनके पास नहीं है वो फ्रेश बाइंग भी ट्राई कर सकते हैं।
वेदांता, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, ये तीन स्टॉक में अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अल्फा जनरेट कर रहे हैं, नेक्स्ट रैली में बड़े विनर्स बनेंगे। वेदांता, हिंडाल्को और नाल्को, ये तीन शेयर हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं मेटल के अंदर, तो वहाँ पर आपकी रणनीति होनी चाहिए प्लस करने की। और इस बीच सीमा जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अगली दर्शक चीमा जी हमारे साथ मौजूद है। चीमा जी नमस्कार। चीमा जी नमस्कार। चीमा जी कहाँ गए? चलिए, संपर्क लगता है हमारा टूट गया चीमा जी के साथ। कोई बात नहीं, अब चीमा जी ने सवाल भेजा है तो उनको सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। ज़रा लेके आइए। फार्मा पे सवाल है इनका, डॉक्टर रेड्डीज़ को लेकर के, और इन्होंने ले रखे हैं 14 शेयर डॉक्टर रेड्डीज़ के। 6838 के भाव पर इनकी खरीद है और नज़रिया हमें पता नहीं है क्योंकि बात इनसे हमारी हो नहीं पाई है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ करना चाहिए। 200 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा नुकसान इनको यहाँ पर नहीं है। लेकिन सर क्या करना चाहिए? अब नज़रिया तो हमें नहीं पता कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर छोटी अवधि का इनका नज़रिया है। ये बात अच्छी है कि जिस तरह की बाज़ार में गिरावट रही हाल फिलहाल में, वैसी अगर तेज़ नहीं हुआ है शेयर तो टूटा भी नहीं है। पिछले एक महीने में करीब आधे % के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न ही रहा है। लेकिन फार्मा में क्या करना चाहिए सर, और ख़ासतौर से डॉक्टर रेड्डीज़ पे इनकी पोजीशन है? देखिए, फार्मा में ठीक ठाक साइडवेज टू हल्की सी बुलिश मूव है। 4 महीने जून में आपको याद होगा कि 4 महीने की टाइट क्लोजिंग से ब्रेकआउट था, वहां से बेहतरीन रैली रही है, तो वापस से 3-4 महीने की कंसोलिडेशन में जाना था, वहां चला गया है फार्मा इंडेक्स। तो अगली तेजी में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेगा, बट अगेन अगर मैं तेजी में प्ले कर रहा हूँ तो मैं लीडर्स प्ले करूंगा जो कि मेटल और बैंकिंग रहेंगे, बट फार्मा भी पीछे पीछे मार्केट के साथ परफॉर्म करेगा। डॉक्टर रेड्डी में 6 हफ्ते की टाइट कंसोलिडेशन है, 6वां हफ्ता चल रहा है, तो प्रोबेबली 1-2 हफ्ता और साइडवेज रहेगा। इनका रेट बहुत आराम से आ जाएगा, बल्कि 200-250 रुपए इनको प्रॉफिट भी मिल जाएगी। 7050 तक आता हुआ दिख रहा है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। मेटल और बैंकिंग में शिफ्ट करेंगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छी होगी, तो 7050 के राउंड प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक सर। इस बीच जरा सर विजय प्रजापति जी का प्रश्न है और IRFC को लेकर के जानना चाह रहे हैं, और IRFC के साथ साथ जो बाकी हमारे दर्शक जो भर भर करके रेलवे पे सवाल आ रहे हैं उस पर अगर आप लोगों की जिज्ञासाएं शांत कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी अगर देखें तो हालांकि ठीक ठाक पिटाई तो हुई है इन सर शेयरों की पिछले 2-3 दिनों में, आज थोड़ी सी राहत दिखा रहे हैं। 2% ऊपर है IRFC का शेयर। क्या करें सर? अब आपने काफ़ी पहले ही यहाँ से एग्ज़िट की लोगों को सलाह दी थी, लेकिन जिस तरीके से सवालों की गति है मुझे लगता नहीं है कि लोग निकल पाए हैं। लोग नुकसान बुक करना चाहते नहीं हैं और उस वजह से लोगों को ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ जाता है कई बार। वही स्थिति यहाँ पर भी है। IRFC 140, 2.25% ऊपर आज। क्या करना चाहिए सर? देखिए, 42% करेक्ट, 41.5% करेक्ट हुआ है अभी ऑल टाइम हाई से। और बाकी मैस्टॉक, HAL में फिर भी बाउंस बैक आया था, रेलवे काउंटर्स में बिल्कुल भी बाउंस बैक नहीं आया है। वापस से इसने डाउन मूव बनाई है, 1-2 दिन पुल बैक आ सकता है, बट इवेंचुअली IRFC आपको 116 रुपए आते हुए दिख रहा है। और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि 116 रुपए पर रुक जाएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत हाई लाइकली है कि स्टॉक 89 रुपीज का टारगेट दिखाएगा, तो 1-2 दिन रुक जाइए। कहीं भी रैली मिलती है तो रैली पे एग्जिट कीजिए। 90.22 ये मेरा प्रिसाइज टारगेट रहेगा। वहां जाने के बाद बाउंस बैक के लिए एक बार मैं लॉन्ग सजेस्ट कर सकता हूं, बट ये मेरी लिस्ट में रहेगा नहीं, क्योंकि बहुत अगेंस्ट द मार्केट चल रहा है। तो मैं इन काउंटर्स को प्ले नहीं करूंगा अगली रैली में, क्योंकि वैसे भी प्रीवियस रैली के जो विनर्स होते हैं वो कभी अगली रैली में नहीं चलते हैं। तो जितने भी मतलब अब तक की जितनी रैलीज रही हैं, हर रैली में नए सेक्टर उभरे हैं, तो अगेन नए सेक्टर उभर के आएंगे। ये पुराने विनर्स में बहुत ज्यादा कोई मूव आती हुई नहीं दिखेगी, तो आई वुड सजेस्ट एग्जिट कर लीजिए, बेटर है। RVNL और इरकॉन में भी क्या एग्जिट की सलाह रहेगी सर? देखिए, RVNL में अभी पहला टारगेट जो था हमारा 423, उसको टेस्ट किया है, बल्कि रीटेस्ट भी किया है। तो RVNL में थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है 485 490 की जोन में, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव जब भी स्टार्ट होगी 311 रुपए नीचे का टारगेट बनेगा, तो इस स्टॉक से भी एग्जिट की सलाह है। लास्ट है इरकॉन, इसमें सबसे बेकार बाउंस आया था, बिल्कुल हल्का सा, और वापस से नया लो बना रहा है। 211.92 पहला टारगेट था, उसको उसके नीचे क्लोज हुआ है। अगला टारगेट जो आ रहा है वो आता है 174 रुपए का, तो इस स्टॉक 174 बल्कि नीचे में 146 तक भी आ सकता है। तो इस स्टॉक से भी पुल बैक पे 211 215 की जोन में
पुल बैक मिलता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल कर के आ रही हुई है। और हनुमान सिंह जी का भी प्रश्न आया आरबीएनएल के ऊपर। तो हनुमान जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। इस बीच बलबीर भारद्वाज जी कह रहे हैं, नमस्ते विपुल सर और अंशुल सर। जो सलाह अंशुल सर देते हैं वो कड़वा घूंट रहता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए सही होता है। तो ये मतलब राय आपके बारे में आपके जो प्रशंसक हैं वो रखते हैं सर। और कह रहे हैं मेरे पास पॉलीकैब के शेयर हैं 4610 रुपये के भाव पर, क्या करूं, लंबे समय का नज़रिया है। तो कड़वा घूंट आप दे रहे हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहता है, ख़ास तौर से ये जो गिरावट वाली बीमारी है उसके लिए। तो अभी अगर हम देखें पॉलीकैब पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 6750 का, 1.5% ऊपर है। और इन्होंने पॉलीकैब का शेयर ले रखा है 4610 पे। वाह वाह वाह, पहले दर्शक हैं आज के जो कि प्रॉफिट में हैं और अच्छे प्रॉफिट में हैं। 6710 पे लिया हुआ है, 6710 पे भाव है, 4610 पे ख़रीदा हुआ है। क्या शानदार रैली है। 6750 का भाव, क्या सलाह रहेगी सर, प्रॉफिट बुक करें, होल्ड करें अभी? देखिए, इसमें एक ब्रेकआउट फेल हुआ था। मंथली चार्ट पे 5 महीने की टाइट क्लोजिंग थी, ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था अक्टूबर फर्स्ट वीक में, मार्केट के प्रेशर में नीचे आया है। बट अगेन वो जस्टिफाइड नहीं है कि मार्केट के प्रेशर में नीचे आया है, स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ेगा। 6300 रुपये का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर ये नहीं ट्रिगर होता है तो हाई लाइकली है कि नेक्स्ट रैली में आपको ये स्टॉक 9500 के करीब के टारगेट दे देगा। बट 6300 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा, वहां पे अपनी प्रॉफिट लॉक कर लीजिएगा। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं। और इस बीच 1600 के 1600 करीब 1600 हैं, कुछ अंक बाकी रह गए। 1600 दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा फेसबुक और ऐप पर भी लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार ऐसे ही जो है आप लोग अपना संख्या बल जो है वो बढ़ाते रहिए, हम लोगों का उत्साह भी बढ़ाते रहिए। मृणाल हलदार जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं विपुल जी नमस्ते, अंशुल जी को भी नमस्ते। नमस्ते आपको भी सर। कह रहे हैं कि मेरे पास एनटीपीसी के शेयर हैं 438 रुपये के भाव पर, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए? लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। सर, एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ भी आने वाला है। क्या उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एम्प्लॉय कोटा के लाभ के लिए, माफ़ कीजिएगा, शेयर होल्डर कोटा का लाभ के लिए क्या इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है? और जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या आईपीओ आने के इर्द गिर्द इसमें जो है एक रिकवरी आ सकती है? क्या 410 के आसपास चल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? और इनकी खरीद का भाव जो है 438 है। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि आईपीओ की टेलविंड इस स्टॉक को मिलेगी। मिलनी होती तो अभी तक मिल गई होती, क्योंकि स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव था, ब्रेकआउट भी लिया था। तो आईपीओ का टेलविंड लेते हुए टारगेट कंप्लीट कर लेना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं। ब्रेकआउट फेलियर है, पहला लॉन्ग लिक्विडेशन का लेवल इसने टेस्ट करके आज रिजेक्ट कर रहा है। तो एक पुल बैक जरूर आ सकती है 424 425 तक। बट अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म है, दोनों में टाटा पावर वे बेटर कैंडिडेट है आपको, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। एनटीपीसी के अगेंस्ट ज्यादा रिटर्न टाटा पावर दे देगा, तो बेटर है कि टाटा पावर में स्विच कर जाइए। आपके लिए ज्यादा मतलब 12 से 18 महीने का व्यू है, तो आपके लिए टाटा पावर वे बेटर कैंडिडेट रहेगा। जी, चलिए, हमारे साथ पुणेंदु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। पुणेंदु जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार अंशुल सर। नमस्कार नमस्कार सर। और अंशुल जी ने आपके नमस्कार को स्वीकार कर लिया है। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर अयोध्या से बोल रहे हैं। ओहो, भगवान श्री राम की जन्मस्थली से आप बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आपको बताइए, क्या प्रश्न है आपका? सर हम बहुत बढ़िया सर, प्रोग्राम देखकर बहुत खुश हैं सर। इकोनॉमिकम से 2 साल पहले देखना शुरू किया था, और अब लगभग सारे प्रोग्राम समय मिलने पर देख लेते हैं सर। शुक्रिया सर। रेणुका शुगर से सर क्वेश्चन है, 600 शेयर है, एवरेज प्राइस 49 के आसपास। तो ये क्या सर अभी बने रहना चाहिए या और गिरावट आ सकती है इसमें? किस रेट पर लिया आपने? 49 पे ना सर? जी और अभी आपका नज़रिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर होल्ड कर सकते हैं 5-6 महीने तक, बट ऐसा ये ना हो कि और भी गिरावट आने वाली हो तो एग्जिट भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है। और ख़ास तौर से माहौल ऐसा है कि लोगों को डर लग रहा है। आज चीनी में लेकिन रिकवरी है। बजाज हिंदुस्तान 3.25% ऊपर है। रेणुका शुगर में भी 2.25% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। 49 पे आपने लिया हुआ है, और अभी जो है 41.5 के आसपास का रेट चल रहा है। 7-8 रुपये का नुकसान है सर इनको रेणुका शुगर के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्या अभी होल्ड करना चाहिए इनको?
पिछले 4-5 दिन में 10% के आसपास का करेक्शन आया है। उम्मीद है कुछ एक और राहत मिलने की सरकार की तरफ से, लेकिन अभी का माहौल को देखते हुए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इनके लिए? ये स्टॉप लॉस लगाना क्यों मैंडेटरी होता है या बहुत जरूरी होता है, इसका एक बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल है रेणुका शुगर। इसमें 159 डेज का बेस ब्रेकआउट आया था। हमने भी अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग रिकमेंड किया था। मेरे ख्याल से मनी 9 पे भी मैंने ही लॉन्ग रिकमेंड किया था रेणुका शुगर की। ब्रेकआउट आया 160 दिन का, बाई करके चलना चाहिए। वहां पे स्टॉप लॉस दिया था 4% का। अगर आप 4% के अपने स्टॉप लॉस पे बुक कर लिए होते तो 29% गिरा है पिछले 16 दिन में। आज का दिन मिला लें तो 16 दिन में 29% स्टॉक गिरा है। अगर आप 4% पे बुक कर लिए होते तो आपको आज 29% का घाटा नहीं झेलना पड़ रहा होता, जिन्होंने ब्रेकआउट पे लिया था। तो इसलिए कभी भी आप मिड कैप स्मॉल कैप में ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो होता है, कोई कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस दे दे, 8% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। आइडियल स्टॉप लॉस 4 से 5% का होता है और उसको हमेशा बुक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लिक्विडेशन जब आता है तो 28-30% से कम नहीं आता है। मैं बहुत समय से मिड कैप स्मॉल कैप प्ले कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जब स्टॉक में ब्रेकआउट फेल होता है बहुत गंदे तरीके से स्टॉक्स गिरते हैं। रेणुका शुगर ही देख लीजिए, 16 दिन में 29-29.5% गिर गया है। फिलहाल के लिए बाउंस बैक लग रहा है 44 रुपए 10 पैसे तक। वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं हुई है। चूंकि 16 दिन कंटिन्यूअस डाउन डे आया है, 3 से 5 दिन का बाउंस बैक आएगा जिसमें 44 रुपए 10 पैसे मिलेंगे, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है सर, तो ये राय आपके लिए है सर रेणुका शुगर को लेकर के। और भी जो हमारे दर्शक हैं जो चीनी में निवेशित हैं, खासतौर से रेणुका शुगर पे, तो उनके लिए ये राय निकल करके आती हुई। नीतू त्यागी जी का सवाल ले लेते हैं, फिर जरा कुछ एक रिजल्ट नतीजे आए हैं वाजिंग स्टॉक्स में और ख़बरें भी हैं, उसको भी डिस्कस करनी है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने ले रखे हैं नीतू त्यागी जी ने, और इन्होंने 290 के भाव पर लिए हुए हैं। जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जब मझगांव चल रहा था तो हमने देखा कि जीआर गार्डन रिच के अंदर उसके साथ साथ रिकवरी चल रही थी, लेकिन शिपिंग कॉरपोरेशन नहीं चला उस तरीके से। 217 के आसपास है सर, क्या सलाह रहेगी आपकी शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर के? और गार्डन रिच के अंदर क्या जिस तरह की रिकवरी रही, क्या यहाँ पर कोई संभावना है क्या? ये जो है मझगांव के साथ लगातार जो है कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहा था। देखिए, मैं स्टॉक में फिर भी बाउंस बैक आया, इसमें बिल्कुल बाउंस बैक नहीं था। पहला टारगेट 203 रुपए था हमारा, नीचे में 200 जो लो बना है 206.55 का बना है। फिलहाल के लिए बाउंस कर सकता है, ऑन दी बाउंस 234 रुपए आपको मिलेगा, उससे ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है स्टॉक। नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव जब भी स्टॉक में बनेगी, बहुत आराम से जो पहला टारगेट रहेगा वो समवेयर अराउंड 162 रुपए का रहेगा। तो बाउंस बैक में 234 के राउंड एग्जिट कर लेंगे तो आप अपनी कैपिटल बचा लेंगे। नीचे 162 रुपए आते हुए दिख रहा है। गार्डन रिच पे जरा सा एक बार अगर आप चार्ट पे गौर कर सकें कि वहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी हमने देखा कि इसमें भी मझगांव के साथ साथ रिकवरी आ रही थी। देखिए, मैं स्टॉक के साथ इसमें भी रिकवरी आई थी और 13 दिन लगे थे रिकवरी करने में, और पूरी रिकवरी को एक ही दिन में कल के सेशन में इसमें खत्म कर दिया है। एक दो दिन साइडवेज रह सकता है, बट इवेंचुअली ये स्टॉक 1147 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो इस स्टॉक से भी जितनी जल्दी बाउंस बैक पे आप एग्जिट कर लेंगे उतना आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो फिलहाल ये राय यहाँ पर आपके लिए निकल करके आती हुई।